जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का मैक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई यानी कि सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु का भाग नंबर 2 हम लोग देखेंगे। पहले भाग में हम लोग ये देख चुके थे कि सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रह सकते हैं। उसमें से कुछ हानिकारक है, कुछ लाभदायक है। तो हम लोग लाभदायक वाले सूक्ष्मजीव तक हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हानिकारक सूक्ष्म क्या है, यानी कि ये हमारे लिए हानिकारक कैसे होते हैं और इससे हम लोग को कैसे बचाया जा सकता है। तो पहले वाला पार्ट्स में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा PDF भी दे दिए हैं। यानी कि इस वीडियो में भी आपको PDF मिल जाएगा, उसमें भी PDF दे दिए हैं, सेम PDF ही रहेगा। दोनों में आप लोग का दोनों वीडियो में सेम PDF है। दोनों में हानिकारक सूक्ष्मजीव और लाभदायक सूक्ष्मजीव का पूरा कंप्लीट PDF है। तो आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं, बाकी वीडियो में आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो हानिकारक कैसे है, यानी यह सूक्ष्मजीव हमारे लिए नुकसान कैसे पहुंचाता है, तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो मनुष्यों में, पौधों में और जंतुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिसे हम लोग रोगाणु बोलते हैं या फिर रोगजनक कहते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि रोग उत्पन्न कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव, अब इससे देखिए कि मनुष्य में रोग उत्पन्न कैसे करता है। जैसे अगर हम लोग पानी के माध्यम से, मतलब कि दूषित पानी अगर हम लोग पी लेते हैं या प्रदूषित भोजन खा लेते हैं या किसी से बात करते समय जो संक्रमित व्यक्ति है उसके सामने बात करने से अगर वो छींक रहा है या खांस रहा है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा या सूक्ष्मजीव जो भी होगा, तो वो वायुमंडल में फैल जाएगा और हम लोग वहाँ पर सांस लेंगे तो वो हमारे श्वास के माध्यम से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो पेयजल यानी कि पीने के लिए पानी, यानी कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि पेयजल यानी पीने वाला पानी, भोजन, श्वास, या फिर अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, कोई क्या है, संक्रमित व्यक्ति है, तो संक्रमित व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं से, तो कोई संक्रमित व्यक्ति से फैल सकता है। यानी ये जो रोग है वो पेयजल, भोजन, श्वास या कोई संक्रमित व्यक्ति से फैल सकता है। अब संक्रमित व्यक्ति इसका अगर कोई वो उपयोग, जैसे कोई संक्रमित है यानी कि उससे उस बीमारी से ग्रसित है और वो कुछ तौलिए को या रुमाल को या कोई वस्तु का उपयोग करता है और उसी वस्तु का जो है वो स्वस्थ व्यक्ति अगर उपयोग कर लेता है तो उसके माध्यम से भी ये फैल सकता है। तो जो भी बीमारी अगर किसी के संपर्क में आने से फैलता है उसको हम लोग संचरणीय रोग बोलते हैं। यानी संपर्क में आने वाले, संपर्क के द्वारा फैलने वाले बीमारी को संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय रोग, संचरणीय रोग कहते हैं। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज, किसी के कांटेक्ट में गए, संपर्क में गए और वही बीमारी हम लोग के पास भी आ जाता है तो उससे हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। अब कुछ कीट जो होते हैं, कीट पतंगे यानी कि इंसेक्ट, तो कीट जो है, कीट रोग का वाहक होता है, रोग का वाहक। कुछ कीट जो होते हैं वो कीट रोग का वाहक होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया का वाहक है, मलेरिया। और हम लोग देखते हैं मादा एडिस, मादा एडिस मच्छर जो है वो डेंगू का वाहक है। और घरेलू मक्खी जो हम लोग के घरों में पाया जाता है, घरेलू मक्खी, इससे जो है वो हैजा का वाहक है ये,
यानी कि इससे हैजा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो घरेलू मक्खी से हैजा, मादा एडिस मच्छर से डेंगू और मादा एनाफिलीज मच्छर से वो है मलेरिया फैल सकता है। तो कुछ ये सब सूक्ष्म जीव हैं जो हम लोग को बीमारी फैलाने का काम करता है, यानी कि कीट, यानी ये सब कीट जो है वो रोग का वाहक है। यानी मच्छर के काटने से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साधारण मच्छर हो तो, लेकिन अगर एनाफिलीज मच्छर हो या फिर एडिस मच्छर हो या घरेलू मक्खी हो जिसमें कुछ प्रोटोजोआ या फिर कुछ वायरस जो है वो उसके शरीर के पास चिपका रहता है और जब इंजेक्ट करता है हम लोग के शरीर में, स्किन में खून को चूसने के लिए, तो हमारे शरीर में वही प्लाज्मोडियम या फिर वायरस जो है वो बैक्टीरिया ये हमारे शरीर में अंदर चला जाता है और हमें बीमारी फैला देता है। तो ये हम लोग का कुछ कीट रोग का वाहक होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग, सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग। अब सूक्ष्मजीव में हम लोग देखते हैं पहले नंबर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जो है वो आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक से आप लोग को याद रखना है, पे काम सोप, पे काम सोप। पे से होता है पेचिस, पे से क्या हो जाएगा, पेचिस। का से हो जाएगा कालाजार, कालाजार। म से हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के काटने से मलेरिया होता है। सो से हो जाएगा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। और प से हो जाता है पैरिया। तो ये सभी बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ से होगा। पे काम सो, पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी जिसको हम लोग निद्राणु भी बोलते हैं, इसमें नींद बहुत ज़्यादा आएगा। और प से पैरिया, ये जो है वो मसूड़े में होता है। दूसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कवक, कवक से। तो कवक से जो होता है वो ए दाद खाग, ए दाद खाग। ए का मतलब होता है एथलीट फुट, एथलीट फुट, या फिर इसको हम लोग एक्जिमा के भी नाम जानते हैं, मतलब ये अलग है एक्जिमा, एक्जिमा। और दा से हो जाता है दाद, और द से दमा। खा से हो जाएगा खाज, और ग से हो जाएगा गंजापन, गंजापन। गंजापन में जो है वो बाल झड़ जाएगा। तो ये सभी बीमारी जो है वो कवक से। अब हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ के बाद कवक, कवक के बाद हम लोग जीवाणु से। तो यहाँ तक हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, पे काम सो, पे से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, और प से पैरिया। कवक से होने वाला रोग ए दाद खाग, ए से एथलीट फुट या एक्जिमा, मतलब दोनों अलग अलग है। दा से हो जाएगा दाद, द से दमा, खा से खाज, और ग से गंजापन। ये सभी जो है वो दोनों सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग है। अब हम लोग देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है, तो जीवाणु से याद रखना है डीप सिटी का कुटनी है। डी से याद रखना आपको डिप्थोरिया, डिप्थोरिया। प से याद रखना है आपको प्लेग। सी से याद रखना है सिप्लिस, और टी से टिटनस। का से काली खांसी, और कु से याद रखना है कुष्ठ रोग, कुष्ठ। ट से टाइफाइड, टाइफाइड या फिर टीबी। और नी से हो जाएगा निमोनिया,
निमोनिया, और ह से हैजा, हैजा। ये सभी जो है वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। डीप सिटी का कुटनी है, यह कोई कुटनी नहीं है, यह एक मतलब क्या है, ट्रिक है। ट्रिक से आप लोग को याद रखना है कि डीप सिटी का कुटनी है। डी से डिप्थोरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड या फिर टीबी, और नी से निमोनिया, है से हैजा। तो ये हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, टाइफाइड है या टीबी है या फिर टिटनस हो गया, और डिप्थोरिया, प्लेग, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग। अब नेक्स्ट जो है 4th नंबर में ये देखते हैं हम लोग विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु यानी कि वायरस, विषाणु से होने वाले रोग। तो इसमें हम लोग देखते हैं एडे पोइचे, एडे पोइचे, छोग, खसरा, हिम हरे। ये दूर में लिख दिए हैं ताकि यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। ए से हम लोग को याद रखना है एड्स, एड्स। एड्स में जो होता है वो HIV रोग, HIV होता है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है एड्स। डे से आप लोग को याद रखना है डेंगू, डेंगू। पो से पोलियो, पोलियो। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग फ्लू के नाम से जानते हैं, फ्लू। और चे से याद रखना है चेचक, चेचक। छो से हो जाएगा छोटी माता, छोटी माता। ग से याद रखना है गलसूहा, गलसूहा। ख से खसरा याद रखना है। खसरा एक बीमारी होता है, ये नाक में या फिर गला में खराश टाइप का आता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक, गला और ये लंग्स यानी कि फेफड़ा को, तो खसरा एक खसरा ही हो जाएगा। ही से याद रखना है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। और म से याद रखना है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ह से आप लोग को हर्पीज हो जाएगा, हर्पीज। और रे से आता है रेबीज, ये कुत्ता के काटने से होता है। तो विषाणु से होने वाला रोग एडे पोइचे, छोग, खसरा, हिमहरी। एड्स जो HIV के कारण से होता है, डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा जिसको हम लोग फ्लू के नाम से जानते हैं, चे से चेचक, और छो से छोटी माता, ग से गलसूहा, खसरा से खसरा ही याद रखना है, ही से हेपेटाइटिस, और म से मेनिंजाइटिस, है से हर्पीज, और रे से रेपीज। ये चारों जो आप लोग को बताए, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग या फिर जीवाणु से होने वाला रोग, और नेक्स्ट ये विषाणु से होने वाला रोग, ये चारों का रोग जो है ये आपका डिटेल एक अलग वीडियो में बना दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस क्या होता है, रेबीज कैसे होता है, इसे ठीक करने के लिए क्या उपाय है, इसका लक्षण क्या है, तो पूरा डिटेल जो है वो इसका एक अलग वीडियो में आपको बना के दे दिया जाएगा। अभी यहाँ पर सारा डिटेल बताएंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहीं तक अभी रखते हैं कि अब इससे कुछ बीमारी का सिर्फ नाम याद रखना आप लोग को। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि प्रोटोजोआ से होने वाले कोई 2 बीमारी का नाम लिखे, तो वहाँ से आपको याद रखना कि प्रोटोजोआ से पेकामसोक, पेचिस और कालाजार ये लिख सकते हैं आप लोग। मलेरिया लिख सकते हैं, उसके बाद सोने की बीमारी, निद्राणु जिसको कहते हैं, और पैरिया। तो इस तरह के आप लोग को याद कर लेना है कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, कवक से होने वाला रोग, जीवाणु से और वायरस से। तो आप लोग को बीमारी का नाम सिर्फ यहाँ याद रखना है, और अलग वीडियो जो आप लोग को बना के दिया जाएगा उसमें आपका डिटेल दिया रहेगा कि कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, पूरा कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ मवेशी में जो भी होता है उसे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में होने वाले रोग। तो जंतु में अब कौन सा रोग होता है ये हम लोग देखते हैं। जंतुओं में होने वाले रोग, अब जंतुओं में होने वाला रोग जो है वो एक है एंथ्रेक्स।
एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो जंतु मनुष्य तथा मवेशियों में होने वाला रोग। यह जो है ये जीवाणु से होता है, जीवाणु के द्वारा। यानी एंथ्रेक्स जो है वो किससे होगा? जीवाणु से होने वाला रोग है। ये मनुष्यों में और मवेशी मतलब कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, ये सभी जो है वो मवेशी में आते हैं। तो ये मवेशियों में होने वाला रोग जो है वो जीवाणु से होता है। अब एक और आप लोग देखे होंगे कि गाय के खुर मतलब उसका जो पैर होता है, खुर, और मुंह में गाय के खुर और मुंह में वायरस के द्वारा बीमारी होता है, वायरस से। आप लोग देखेंगे कि गाय का खुर जो होता है यानी उसका पैर, पाँव वाला, और मुंह में यानी कि इसका जीभ होता है, उसमें फोड़ा टाइप का फुंसी जो है वो हो जाता है। तो इसका गाय के खुर में और मुंह में जो है वो वायरस से होने वाला रोग होता है, ये वायरस से होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पौधा में होने वाला रोग, कुछ पौधों में। तो ये आप लोग को यहाँ से याद रखना है, पहला में, दूसरा में। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि पौधों में होने वाला रोग। पौधों में होने वाला रोग, इसमें आप लोग को 3 याद रखना है पूरा अच्छा से। पहला में हम लोग देखते हैं नींबू कैंकर। दूसरा में आप लोग को याद रखना है गेहूं की रस्ट। तो पौधों में होने वाला रोग जो है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं नींबू कैंकर। नींबू कैंकर जो होता है ये जीवाणु से होता है, जीवाणु के द्वारा। ये फैलता कैसे है? तो हवा के माध्यम यानी कि वायु के माध्यम से। गेहूं की रस्ट जो है ये होता है कवक के द्वारा। ये फैलेगा वायु या बीज मतलब उसका सीड के माध्यम से। और भिंडी की पित्त जो है ये होता है वायरस के द्वारा, वायरस। ये फैलेगा कीट से, यानी कीट मतलब कीड़े मकोड़े के द्वारा ये फैल जाता है। तो ये सभी हम लोग बीमारी के बारे में देख लिए, जानवरों में और पौधों में और मनुष्यों में। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे भोजन में विषैले पदार्थ छोड़ देते हैं, जिसको हम लोग खाद्य विषाक्तन बोलते हैं, यानी कि फूड पॉइजनिंग। तो उसे अब हम लोग देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। कभी कभी हमारे भोजन में कुछ सूक्ष्मजीव जो हैं वो विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि भोजन को जहर बना देते हैं, यानी कि विष पैदा कर देते हैं। अब उस भोजन को उपयोग करने से लोग जो है वो या तो रोगी हो सकते हैं या तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसे हम लोग फूड पॉइजनिंग बोलेंगे, यानी कि खाद्य विषाक्तन, भोजन को विष हो जाना, यानी कि जहर हो जाना। अब उसे जो भी खाएगा वो बीमार पड़ेगा या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग उस भोजन को सूक्ष्मजीवों के द्वारा विषैले पदार्थ उत्पन्न करने से बचाने के लिए कुछ समय के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए या फिर लंबे समय के लिए अगर हम लोग सुरक्षित रखते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से विधियाँ हो सकती है, यानी कि हम लोग भोजन को संरक्षण रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा मेथड अपना सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि पहला मेथड याद रखना है आप लोग को। फर्स्ट में हम लोग यहाँ देखते हैं रसायन विधि द्वारा, रसायन विधि यानी कि केमिकल मेथड। केमिकल मेथड द्वारा जो है इसमें आप लोग को 2 चीज़ याद रखना है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, और एक है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
मेटाबाइसल्फाइड। अब सोडियम बेंजोएट से हम लोग कौन से भोजन को संरक्षित रख सकते हैं? तो इसमें आप लोग देखे होंगे जैम या जेली या फिर अचार ETC। अचार जो हो गया, जैम हो गया या जेली, स्क्वैश, ये सभी को हम लोग सोडियम बेंजोएट को डाल करके, यानी रसायन है, केमिकल चीज़ है, इसमें हम लोग डाल करके इससे हम लोग लंबे समय तक, अब देखिए जैम आप लोग देखे होंगे, जेली हो गया या फिर अचार, इसको हम लोग महीनों, 2 महीना, 4 महीना तक भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता है। तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट से। और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो है, इसमें हम लोग देखते हैं कि बियर भी जो है वो बना करके बोतल, शीशी में, कैन में बंद कर दिया जाता है, उसमें भी जो है वो रसायन का उपयोग किया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का। तो बियर हो गया, वाइन मतलब दारू, वाइन हो गया, या फिर तो हम लोग बियर, वाइन, ये सभी जो है वो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड से, ETC याद रखना आप लोग को। ये सभी जो है वो हम लोग इस रसायन विधि के द्वारा से सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि तेल के माध्यम से, तेल द्वारा संरक्षण। अब मतलब कि कोई वस्तु है, वो खाद्य पदार्थ है, उसको हम लोग तेल में डाल करके और लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो तेल में हम लोग देखते हैं कि अचार, इसमें आप लोग को याद रखना है अचार, सब्जियां, मांस और मछली इत्यादि, ये सभी जो है वो आप लोग तेल के द्वारा इसे संरक्षित रख सकते हैं। यानी अचार हो गया, कुछ सब्जियों को काट करके तेल में रख दीजिए जिससे कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। मांस हो गया, मछली हो गया, ETC, ये सभी जो है आप लोग आसानी से रख सकते हैं तेल के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीनी द्वारा जो है वो हो गया जैम, जेली, स्क्वैश। चीनी के द्वारा हम लोग जैम, जेली, स्क्वैश को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर में हम लोग देखते हैं नमक के द्वारा। नमक के द्वारा हम लोग अचार, सब्जी, मांस, मछली इत्यादि, ये सभी जो है वो हम लोग नमक के द्वारा परिरक्षण कर सकते हैं। तो नमक के द्वारा हो गया अचार, सब्जी, मांस, मछली इत्यादि, ये सभी हम लोग नमक में डायरेक्ट, इससे हम लोग मांस के टुकड़ा को, मछली को नमक में डायरेक्ट हम लोग उसको ढक करके रख देंगे तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि नमक में जो है वो कभी भी कीड़ा नहीं लगता है ना। नमक में कीड़ा नहीं लगता है। अब नमक में नहीं लगेगा तो नमक के अंदर में हम लोग इसे हम लोग रख देंगे, जिससे नमक में लगेगा तो उसके अंदर में रखे हुए चीज़ों पर भी कीड़ा या फिर सूक्ष्मजीव जो है वो प्रभावित नहीं करेगा और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब एक नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाशीकरण जो है वो क्या होता है, इसमें आप लोग को समझना होगा। पाशीकरण जो होता है ये दूध को, यानी पाशीकरण जो है इसमें हम लोग को देखना है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड, मात्र 15 से 30 सेकेंड, यानी 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद इसको एकाएक ठंडा कर देना है, और ठंडा करने के बाद इसको हम लोग ठंडे में छोड़ देंगे, यानी कि फ्रिज में डाल करके रख देंगे। तो गर्म करने या फिर ठंडा करना, ये भी एक प्रोसेस आता है जिसमें
पाश्चीकरण होता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक इसे हम लोग गर्म करेंगे और एकाएक इसको हम लोग ठंडा कर देंगे और ठंडा करने के बाद उसे हम लोग फ्रिज में या फिर ठंडे प्लेस पर इसको हम लोग रख देंगे। अब होता है कुछ गर्म करके, अब इसे हम लोग को दूध को रखना है कम समय के लिए। इसे लंबे समय तक है तो पाश्चीकरण आप लोग अपना सकते हैं, और कम समय के लिए रखना है, जैसे सुबह का है शाम तक रखना है या फिर 24 घंटा के आसपास तक रखना है, तो हम लोग दूध को बॉयल कर देंगे, उबाल देंगे और उसे हम लोग शाम तक या 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा तक हम लोग आसानी से दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। तो गर्म करके या ठंडा करके हम लोग भोजन को कुछ समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। पाश्चीकरण आप लोग को देखनी है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करना है, एकाएक इसको ठंडा कर देंगे और ठंडे में ही इसको हम लोग स्टोर कर देंगे, यानी कि संग्रह कर लेंगे। ये कहलाता है पाश्चीकरण। इसका खोज जो है वो लुई पाश्चर किया था, लुई पाश्चर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पाश्चरीकरण। लुईस पाश्चर खोज किया, नाम पड़ गया पाश्चीकरण। तो ये हम लोग को देखनी है, इसका खाद्य को संरक्षण करना। आगे हम लोग देखते हैं भंडारण या पैकिंग करना, स्टोर करना। आप लोग देखे होंगे कि कुछ भोजन को फ्राई करके उसे हम लोग प्लास्टिक में, है ना, जैसे चिप्स हो गया, मिक्सचर हो गया और लेज हो गया, ये सभी को हम लोग क्या करते हैं कि फ्राई करने के बाद उसे हम लोग पैकेट में पैक कर देते हैं और भंडार कर देते हैं, उसको हम लोग संग्रह करते हैं और 2 से 3 महीना के अंदर तक उसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और फिर उसका उपयोग उसके बाद कर सकते हैं। ये मतलब 2 से 3 महीना तक में इसका उपयोग हो जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो भंडारण करने के लिए एक गैस है N2 यानी कि नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन गैस जो है वो इस पैकेट में हम लोग क्या कर देंगे, भर देंगे, जिससे कि नाइट्रोजन जो है वो भी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख देता है। यह जो है वो जर्म को, यानी कि कीटाणुओं को, जीवाणुओं को आने से रोकता है। तो आप लोग देखे होंगे कि लेज का जो या कुरकुरे का जो पैकेट होता है, उस पैकेट में हल्का सा ही भोज्य पदार्थ रहता है, यानी कि खाने वाला पदार्थ, और बाकी जो है वो उसमें हवा भर दिया था। तो वो हवा क्या है, नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन जो है वो सूक्ष्मजीवों से अटैक होने से बचा लेता है। जैसे आप लोग को अगर ये देखना है, प्रैक्टिकली करना है, तो आप लोग मार्केट से 2 लेज खरीद के लाइए और एक लेज को उसी तरह से पैक रहने दीजिए, कहीं अपना घर के आसपास में, कहीं मतलब घर में रख दीजिए आप, और दूसरा लेज को जो है वो फाड़ करके उसका जो नाइट्रोजन गैस है वो वहाँ से निकाल दीजिए और उसको खाइए ही, उसको वहीं पर रख दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा कि 1 सप्ताह के बाद या फिर 5 दिन के आसपास में जा करके और दोनों लेज को आप खा करके टेस्ट कीजिए, देखिए कि दोनों का स्वाद या फिर दोनों का जो बनावट, टेक्सचर जो है वो क्या उसमें कुछ अंतर हुआ या सेम रहेगा। तो जो पैक था वो अभी भी सुरक्षित है, और जिसको हम लोग फाड़ करके रखे थे उसमें अब जर्म के द्वारा उसे मॉइस्चराइज कर दिया गया, यानी कि उसमें कुछ नमी हो गई होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बतस जाना, बतस गया होगा, पूरा लिबलिबिर जैसा टाइप का हो गया होगा, खाने में भी उसका स्वाद नहीं लग रहा होगा, स्मेल भी खत्म हो गया होगा। तो ये कई तरह का कारण हो सकता है हवा में मौजूद से, यानी कि नाइट्रोजन गैस जब उससे निकल जाएगा तो भोजन को सुरक्षित जो मिल रहा था वो अब असुरक्षित है, और इस तरह से यह मतलब नष्ट हो सकता है उसका। तो नाइट्रोजन गैस के द्वारा ये हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन चक्र देखते हैं, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तो हम लोग देख लेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल जो है वो क्या होता है, हम लोग का जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल में कुल 78% नाइट्रोजन है। यहाँ से हम लोग और लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन को, O2 जो है ये हमारे 21% है, और CO2 जो है ये 0.03% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। तो ये वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। जो बच गया 0.97% ये अदर गैस है, यानी कि अन्य है, ठीक है, अन्य गैसें हैं ये सभी, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन है ना, लिथियम, बोरोन, ये सब अलग अलग कार्बन जो है गैस जो है वो ये अदर गैस में चला जाएगा 0.97% में। बाकी हम लोग यहाँ पर देखेंगे 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये जो 78% जो
नाइट्रोजन है इसका खपत जो है वो पेड़ पौधे और मनुष्यों के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन आखिर ये 78% कंटेन कहाँ से, यानी कि स्थिर कैसे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन चक्र। स्थिरीकरण को तो हम लोग देख लें कि यह स्थिर कैसे होता है। अब ये चक्र यानी इसका साइकिल कैसे चलता है, 78% था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, इसका क्या कारण है। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल में, जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन वायु में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जीवाणु लिख सकते हैं आप लोग, तो साइनो जीवाणु लिख देते हैं, साइनो जीवाणु। ये वायु में साइनो जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन का चक्र करता है, यानी कि नाइट्रेट के रूप में बदलता है और इसे हम लोग उपयोग कर लेते हैं। अब आते हैं कि कुछ पौधे, लेग्यूमिनस पौधे जो होते हैं, दलहन पौधे, जैसे कि चना और मटर, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये जो है वो दलहन पौधे में जो है ये आप लोग का एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जीवाणु। ये जो है वो मिट्टी में क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। राइजोबियम जीवाणु मिट्टी में पाया जाता है और ये स्थिर करता है। अब यहाँ देखिए कि नाइट्रोजन जो है ये हम लोग के लिए उपयोगी है, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है, वो फर्टिलिटी का काम करता है, कि उसका ग्रोथ करने के लिए। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है वो स्थिर कैसे है, तो कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं ये नाइट्रोजन का, या फिर हम लोग नाइट्रोजन का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसे नाइट्रोजन एलिमेंट में कन्वर्ट करना, यानी नाइट्रोजनीकरण करना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम लोग इसका उपयोग नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन को डायरेक्ट उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे वायुमंडल में साइनोबैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और हम लोग तब इसका उपयोग कर लेते हैं। पेड़ पौधा में जो दलहन पौधे होते हैं उसके जड़ के ग्रंथियों में राइजोबियम नामक का जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है और तब उस नाइट्रेट का उपयोग पेड़ पौधा कर पाता है। अब ये नाइट्रोजन जो है वो जंतुओं में या पेड़ पौधों में चला गया, तो जो जंतु में गया, जब जंतु मरता है तो फिर उससे नाइट्रोजन बन करके और वायुमंडल में चला जाएगा। और जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो जब डेड करते हैं या फिर उस पेड़ पौधे को कोई जंतु के द्वारा खा लिया जाता है तो वो नाइट्रोजन उस जंतु के शरीर में चला जाता है और फिर वो जंतु जब मरता है, मृत्यु होती है, तो फिर नाइट्रोजन वही मिट्टी में चली जाती है या वायुमंडल में चला जाएगा। और इस तरह से जो नाइट्रोजन का चक्र है वो चलते रहता है। तो ये चैप्टर जो है वो आप लोग का समाप्त हुआ यहाँ तक कि सूक्ष्मजीव क्या है, कहाँ रहता है, कितना प्रकार का होता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़े और हम लोग लाभदायक सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़े। नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है, नाइट्रोजनीकरण हम लोग जो है वो कभी कभी तड़ित के द्वारा, आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में कि बरसात के दिनों में जब बादल जो है वो जब गरजता है तो तड़ित के द्वारा भी जो है वो नाइट्रोजन वह नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि कुछ फंगस वगैरह जो है वो ग्रोथ कर जाते हैं, जैसे मशरूम, खुखड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो खुखड़ी का उत्पन्न होना ये नाइट्रोजनीकरण के कारण ही होता है। तो ये कई तरह के जो हम लोग देखें सूक्ष्मजीवों के बारे में, तो ये हम लोग का चैप्टर एंड हुआ, यानी समाप्त हुआ। इसमें आप लोग को पूरा PDF को भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे।